साथियों, आज हम अब शुरू कर रहे हैं अपनी आज की एजुकेशन वीडियो कार्यालय प्रबंधन। आप में से हम सभी लोग अपना ऑफिस चलाते हैं। ऑफिस का मतलब ऑफिस जैसे डॉक्टर साहब का ऑफिस होता है, इंजीनियर साहब का ऑफिस होता है, वकील साहब का ऑफिस होता है। लेकिन आपकी शॉप भी तो आपका ऑफिस ही है। तो ऑफिस का मतलब यहाँ किसी ऑफिस से मतलब नहीं लिया गया है। ऑफिस का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे बैठ के हम काम करते हैं। हम उसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं कि उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है मानदेय कि जो हमने सहयोगी हमने हायर किए हैं, जिन सहयोगियों के साथ मिलके हम अपना कार्यालय चलाते हैं, अपनी शॉप चलाते हैं, तो उनको जो हमें मानदेय देना है, वो मानदेय जिसे आप बोलचाल की भाषा में आप वेतन कहते हैं, सैलरी कहते हैं। तो अ, वेतन और सैलरी की परिभाषा तो कुछ और ही है। मैं उसको यहाँ मानदेय ही कहूँगा कि मानदेय के रूप में आप उसको देते हैं। क्यों मानदेय कहूँगा इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के दूँगा क्योंकि आज उस पे हमें चर्चा नहीं करनी है। मैं छोटा-सा एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब हम सैलरी शब्द कहते हैं तो उसमें हम सारे उसके हित लाभ हम जोड़ते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है वो सैलरी देती है, लेकिन जैसे मनरेगा के कर्मचारी होते हैं ना, उनको मानदेय मिलता है। सैलरी जिसे हम वेतन कहते हैं और जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कहते हैं, इन दोनों में अंतर। कभी हम चर्चा करेंगे इस विषय में, आज हम चर्चा नहीं करेंगे, आज हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो मैंने अपने आपको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है, उस उदाहरण के हिसाब से मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमें कैसे अपने सहयोगियों को, अपने कर्मचारियों को हमें कैसे मानदेय देना चाहिए? कैसे उनको आपके ही शब्दों में चलिए मान लिया कि कैसे उनको वेतन देना चाहिए। आइए देखते हैं इस चीज़ को। इसके लिए मैंने एक एक्सेल बना के रखी है आपको समझाने के लिए। आइए उसको देखते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे, मैंने देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ही लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए एक हमारे यहाँ एक आदमी आता है काम करने के लिए, उसे हम ₹5000 महीने के लिए हम कहते हैं कि हम आपको 5000 महीना देंगे। तो साल भर के अगर वेतन की बात करें तो लगभग ₹60,000 का उसको वेतन हम देंगे। एक देने का तरीका तो ये हो गया कि उसको ₹5000 मंथली हम देना शुरू करें। वो आए, काम करे, जितने दिन काम करता है उतनी सैलरी बनती है, उसके बाद फिर वो जाए। लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं होगा। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आप इससे सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी सहमत हो सकते हैं। मैंने इसमें कुछ सुधार किया है, कुछ अपने बातें जोड़ी हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें एक ट्रेनिंग अमाउंट जोड़ा है। अगर कोई आता है मेरे यहाँ काम करने, तो मेरे विचार से वो रॉ हैंड होगा। या तो मानते हैं वो रॉ हैंड होगा, उसे कुछ खास नहीं आता होगा, सिंपल उसने अपनी एजुकेशन लेके हमारे यहाँ काम करने आया है। या अगर वो कहीं और से काम करके भी आया है, इस क्षेत्र का जानकार है, मान सकते हैं भाई जानकार है, बढ़िया है। हमें जैसे अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करनी है, तो या तो वो बच्चे हुए जो खाली कंप्यूटर सीख के चले आए हैं, अभी उन्होंने कहीं काम नहीं किया। या वो लोग हुए जो जिन्होंने कुछ किसी के यहाँ कुछ समय काम किया है। पर प्रश्न ये उठता है कि जो मुझे कराना, वो आपने किया है कि नहीं किया? आप टाइपिंग का काम करते थे और मुझे अब एडवर्टाइज़मेंट का काम कराना है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते थे, मुझे अकाउंटिंग का काम कराना है। अगर ये चीज़ है कि मुझे अकाउंटिंग करानी है और आप किसी अकाउंटेंट के यहाँ से आए हैं, तो मुझे आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा। तब तो बात सही है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो सेम वही है जो मुझे चाहिए। वो बात तो दूसरी हो गई। लेकिन अब
आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते थे, मेरे यहाँ टैक्सेशन में काम करना है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो तो मेरे यहाँ वेस्टेज है ना, मेरे यहाँ उसका कोई मतलब नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले एक ट्रेनिंग अमाउंट डिसाइड किया है कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर आता है, तो वो हमारा काम सीखेगा कि हमारा काम करना कैसे। तो मैंने इसके लिए एक डिसाइड किया हुआ है कि आप हमारे यहाँ आएँगे, तो हम एक ट्रेनिंग अमाउंट, हम एक ट्रेनिंग टाइम रखेंगे और 2 महीने का, फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ का हम समय रखेंगे। इन 2 महीनों तक हम आपको अपने काम की ट्रेनिंग देंगे। इस समय हम ये देख लेंगे कि आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, कि काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नॉलेज के साथ-साथ एक पर्सनल बिहेवियर भी होता है ना। हम आपसे काम करा भी सकते हैं कि नहीं करा सकते। हो सकता है आपका बात, व्यवहार या परिस्थितियाँ या आपका एटीट्यूड हमें पसंद ना आ रहा हो, या हमारा ही एटीट्यूड आपको पसंद ना आ रहा हो। यानी हमारी आपकी बॉन्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इस ट्रेनिंग टाइम में हम ये चीज़ देख लेंगे कि आप हमारा काम सीख लीजिए और हमारा कल्चर सीख लीजिए। अगर आप हमारा काम और कल्चर सीख लेते हैं, तो हम आगे बात करें। तब हम आगे देखेंगे कि इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने ये अमाउंट रखा है, ये डिफरेंट हो सकता है। भाई बड़ी संस्थाएँ हैं, वो यहाँ पे 1 ज़ीरो और बढ़ा के 25-25 हज़ार भी रख सकती हैं। तो मैंने एक उदाहरण लिया है, इसको आप अपने लिए फिक्स मत समझिएगा। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे मैं इसमें आपसे बात कर रहा हूँ। ये एक ट्रेनिंग टाइम है, इस ट्रेनिंग टाइम के शेड्यूल के दौरान, इस समय हम आपको रॉ हैंड है, आपके पास कोई ट्रेनिंग है या नहीं है, हम आपको ट्रेंड करेंगे, हम आपको सिखाएँगे, हम आपको अ, अपने काम के लायक बनाएँगे। तो उस दौरान एक इस टाइम पे कह लीजिए ना छात्रवृत्ति टाइप की, छात्रवृत्ति, हाँ, उसको आप वेतन या सैलरी मत जोड़िएगा। वो एक छात्रवृत्ति टाइप की हम आपको देंगे कि आप, जैसे आप किसी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं ट्रेनिंग करने, तो वहाँ आपको फीस पे करनी पड़ती है। अगर आप हमारे यहाँ आके काम सीखते हैं, तो आपको फीस पे नहीं करनी है, उल्टा आपको स्टाइपेंड आपको मिलेगा, एक छात्रवृत्ति टाइप की मिलेगी, वो आप लीजिए और हमारा काम सीखिए। तो मेरे ख्याल से 2 महीने पर्याप्त है। किसी काम को अगर वो बहुत स्पेसिफिकेशन वाला पर्याप्त है, आदमी सीख सकता है, शुरुआत कर सकता है। परफेक्ट नहीं बने, ये तो मैं मानता हूँ, वो आदमी परफेक्ट नहीं हो। तो वो तो जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतना परफेक्ट होगा, लेकिन हाँ, उसको उसके हाथ में कुछ चीज़ें सौंपी जा सकती हैं आफ्टर ट्रेनिंग। चलिए, अब हम बात करते हैं। अब आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली और आपके ट्रेनिंग के दौरान हमने आपको एक टाइम पे कर दिया। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट पे। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 1 महीने से पहले मैंने शुरू होके 12 महीने तक का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट बना हुआ है। इस दौरान हम आपको एक सैलरी जो भी है, जैसे मैंने यहाँ 3,000 लिखा है, आप 30,000 लिख लीजिए। जैसी छोटी-बड़ी संस्था आपकी हो, मुझे नहीं पता आपकी संस्था कितनी बड़ी है। तो मैंने एक उदाहरण के लिए यहाँ पे रखा है कि पहले महीने मैंने 3,000 और हर 3 महीने पे मैं उसमें एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब देखिए, हर तीसरे महीने इंक्रीमेंट हो रहा है, हर तीसरे महीने ये इंक्रीमेंट हो रहा है, हर तीसरे महीने ये देखिए इंक्रीमेंट। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर तीसरे महीने हम आपको एक एक एग्ज़ाम ले रहे हैं, हर तीसरे महीने, और हम देखते हैं कि आप सीख भी रहे हैं कि खाली आप जॉब करने आए हैं, कि खाली आप जॉब ही कर रहे हैं और खाली आप जॉब कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो हम आपको पहचान लेंगे। तो फिर हम आपको जो ये हर तीसरे महीने वो इंक्रीमेंट दे रहे हैं, वो हम नहीं दें। समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसको थोड़ा-सा मैं एक्सेल पे भी मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। एक एक्सेल भी मैंने बना, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ पे देखिए हर तीसरे महीने मैंने यहाँ पे हर तीसरे महीने मैंने आपको यहाँ पे मैंने बढ़ाया है। अब यहाँ इस हर तीसरे महीने में एग्ज़ाम लूँगा। अगर एग्ज़ाम आप पास करते हैं, यानी मुझे आप सैटिस्फाई करते हैं कि आप सीख रहे हैं, तो आपको इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए।
और सब जगह इंक्रीमेंट कैसे मिलता है? ईयरली बेसिस पे मिलता है। हम क्या कह रहे हैं इंक्रीमेंट दे रहे हैं? तिमाही बेसिस पे। कि अगर आप सीख रहे हैं, आपको सीखने की इच्छा है तब तो आप हमारे साथ रहिए, नहीं तो फिर हम आपको आगे हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे और इंक्रीमेंट ही नहीं करेंगे, फिर हम आपको डिसमिस भी कर देना चाहिए क्योंकि अगर आदमी काम सीख नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो फिर टाइम पास कर रहा है, फिर वो आदमी हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। देखिए, इसी तरह से ये देखिए आप इस चीज़ को देखिए यहाँ पे 7th मंथ में हमने फिर बढ़ाया, फिर आप यहाँ देखिए 10th मंथ में हमने फिर बढ़ाया। तो इस तरह से ये हम आपको बढ़ाते हुए ये आपको पेमेंट करेंगे। इसी के साथ एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो आप तो इंसेंटिव आप दे ही रहे हैं, जैसे कि आप इंक्रीमेंट दे ही रहे हैं। इसी के साथ-साथ आपके पास एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी हो। अगर आप हर महीने जो भी आपको टारगेट दिया जा रहा है, वो आप अचीव करेंगे, तो जो भी आपको सैलरी है, उसका 5% आपको इंसेंटिव दिया। देखिए लिखा हुआ है ना, इंसेंटिव अमाउंट 5% ऑफ द मंथली पे आउट इफ टारगेट इज अचीव्ड बाय पर्सन। अगर आप टारगेट अचीव करते हैं तो ये तो आपको दिया ही जाएगा, साथ ही साथ आपको 5% इंक्रीमेंट भी दिया इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका इंसेंटिव। ये आपको हर महीने आपको अगर आपने टारगेट अचीव किया है तो आपको ये मिलेगा और ये जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, जैसे-जैसे आपका ये वेतन बढ़ेगा, उसी के हिसाब से आपका ये 5% आपका इंसेंटिव भी बढ़ता चला जाएगा। तो पहली चीज़ क्या मिली आपको? इंक्रीमेंट मिली। दूसरी चीज़ क्या मिली आपको? इंसेंटिव मिला आपको। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करें कि आपको इसके अलावा अपने कर्मचारियों को, सहयोगियों को आपको बोनस भी देना चाहिए। जो भी आपका ईयरली एक आपको ईयरली बोनस घोषित कि जो भी आपके ईयरली आपकी पे आउट है, इस पे आउट का 5% आपको देना चाहिए। ऐसा इसलिए देना चाहिए और कि जो लोग साल भर आपके साथ रहे हैं, अच्छा काम किए हैं, मेहनत से काम किए हैं, तो उनको आप 5% बोनस ईयरली बोनस आप दे देते, वो खुश हो जाएँ और संस्था के प्रति मान-सम्मान उनके हृदय में जागृत हो। पैसे से कुछ अभौतिक चीज़ें होती हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो। पैसा पैसे से ईमानदारी नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का प्रतिफल तो मिलना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि अगला हमसे बेईमानी ना करे, ठीक है, बेईमानी नहीं करेगा आपसे, लेकिन अगर उसने ईमानदारी की तो ईमानदारी के बदले उसे रिवार्ड मिलना चाहिए ना। अगर उसने पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ काम किया है, तो क्या आपको 5% आपको नहीं देना चाहिए? ये और ये तब रहेगा जब वो पूरी ईमानदारी के साथ बिना कोई नुकसान किए हुए, आपकी सारी बातें मानते हुए, जो भी उचित है, अनुचित बात तो कहनी ही नहीं है अपने सहयोगियों से और जो उचित बात कहनी है, वो अगर आप करते हैं तो आपको दें। इसके अलावा दिवाली और होली आपको बोनस रखना चाहिए, आपको बोनस देना चाहिए दिवाली, होली का। जो भी देखिए, क्या होता है कि हर ऑफ़िस का एक कल्चर होता है, तो आपको ऑफ़िस कल्चर मेंटेन करना चाहिए। होली, दिवाली आपके बड़े त्योहार हैं, इसमें आपको ज़रूर देना चाहिए। वैसे दशहरा है, रक्षाबंधन है, अ, शिवरात्रि है, तो आपको अपने ऑफ़िस में ये सारी चीज़ें मनाई जानी चाहिए और अपने सहयोगियों के साथ अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए बाकी त्योहार तो आपने खुद सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन कुछ त्योहार होते हैं जो आपके सहयोगी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये कुछ तो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा अमाउंट रखा है। अब आप उसको 5 मैंने 500 रखा है, 5000 कर लीजिए। वो जैसी आपकी नीड है, जैसी आपकी क्षमता है। इसके साथ ही साथ कुछ हमने अदर पेमेंट नॉन कैश रखे हुए हैं, जिसमें आप एक ड्रेस दीजिए अपने कर्मचारी को, 2 सेट आप ड्रेस दीजिए क्योंकि एक ड्रेस ज़रूर लगाइए अपने ऑफ़िस में, ताकि ऑफ़िस का कल्चर दिखाई पड़े। एक हॉस्पी कैश इंश्योरेंस आपको देना चाहिए कि भाई आपका एम्प्लॉयी आ रहा है, भगवान ना करे कुछ ऐसा हुआ, उसे चोट-चपेट लग गई, तो ये हॉस्पी कैश इंश्योरेंस रहता है
जिसके माध्यम से जो उसको क्या दवाएँ लग रही हैं अस्पताल में और क्या उसका हॉस्पिटल का खर्चा आ रहा है, ये तो हम नहीं कहेंगे, ये तो मेडिकल इंश्योरेंस हुआ। लेकिन हाँ, जितने दिन वो है अस्पताल में भर्ती है, उस दौरान उसको कुछ अमाउंट जो ये इंश्योरेंस कंपनी है उनकी तरफ से हॉस्पी कैश मिल जाए। क्योंकि ये मेडिकल इंश्योरेंस होता है महँगा होता है, मुझे पता है। संभवतः आप दे भी नहीं पाएँगे, मुझे पता है, आपकी स्थिति मुझे पता है। पर आपको ये हॉस्पी कैश तो आप दे सकते हैं ना, बस थोड़ा छोटा-सा अमाउंट है। हॉस्पी कैश का मतलब ये होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयी का कोई एक्सीडेंट होता है, वो भर्ती होता है, जितने दिन भर्ती रहेगा, उतने दिन का उसे अधिकतम 30 दिनों का 60 या 60 दिनों का उसे ₹500 पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। मान समझिए कि जैसे कि कोई इलाज हो रहा है तो आने-जाने का जो रिक्शे भाड़ा का खर्चा है वो निकल गया, जो उसके रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, चाय-पानी का खर्चा ये निकल गया, कुछ फल-फ्रूट का खर्चा निकल गया, तो ये चीज़ें यहाँ से कवर हो सकती हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। एक टर्म इंश्योरेंस दीजिए कि अगर आपका एम्प्लॉयी आते समय किसी कारणवश नहीं रहा, तो उसकी जो उसने पीछे अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ छोड़ी हैं, आप नहीं निभाएँगे, मुझे पता है आप नहीं निभाएँगे, लेकिन हाँ, अगर आप 1000 का टर्म इंश्योरेंस उसको लेके दे देते हैं, और उसे कुछ हो जाता है, वो नहीं लौट के अपने घर आता है, तो एक मेरे ख्याल से ₹1000 में 3 लाख का या 5 लाख का उसको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा और वो उसके उत्तराधिकारियों को 3 लाख या 5 लाख मिल जाता है, बड़ी दुआएँ भी इकट्ठा करनी चाहिए, ठीक है? वो भी काम आती हैं और और सॉरी, ये देखिए टर्म इंश्योरेंस यहाँ लिखा है 500 का ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे ये टूर लिखा हुआ है। आप अपने कर्मचारियों को ₹1000 का एक बोनस दीजिए कि वो टूर करें। संभवतः अगर हो सके टूर सब लोग साथ में जाएँ, तो बड़ा अच्छा है। अरे कहीं प्रयागराज चले जाइए, बनारस चले जाइए, अयोध्या चले जाइए। 1000 में बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। चले जाइए वैष्णो देवी दर्शन करने। तो अगर पूरा स्टाफ मिलके जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे वो मालिक और नौकर वाली बात खत्म हो जाएगी। सब लोग मिल के एक साथ जाएँगे। अब यात्रा तो सबके साथ ही अच्छी लगती है, अकेले नहीं अच्छा लगता। सुख और दुःख दोनों में हमें लोगों की ज़रूरत है और वो लोग हमारे ही हों, हमारे सहयोगी हों तो कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो ट्रेनिंग अमाउंट हमने 5000 दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हमने देखिए ₹45,000 दे दिया। ये जो अमाउंट आप जोड़ेंगे ना देखिए, ये हमने जोड़ा 5000 हो गया ट्रेनिंग अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो हमने जोड़ा, ये देखिए, ये 45,000 हो गया। अगर इंसेंटिव हम 5% जोड़ते हैं, तो ये देखिए, ये 2250 हो गया। आप जो कैश में उसको दे रहे हैं, वो 3250 हो गया और जो नॉन कैश दे रहे हैं, वो 4500। अगर ये देखिए ट्रेनिंग अमाउंट 5000, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 4500, इंसेंटिव 2250, अदर कैश 3250 एंड अदर पेमेंट नॉन कैश। तो ये टोटल 60,000 का पेमेंट उसको हो गया। अब आप इसको कैसे देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इसको आप ऐसे देंगे, दिया आपने 60,000 ही, अब आप स्टार्टिंग से कोई आदमी आया उसको ₹5000 महीने के हिसाब से देना शुरू किया। ना होली, ना दिवाली, ना कुछ, ना इंसेंटिव, ना प्रमोशन और ना टूर, ना ड्रेस, ना टर्म, ना हॉस्पी कैश, कोई सुविधा नहीं। उसमें क्या होता है नीरसता सी आ जाती। सरकार का जो शेड्यूल देखिए अपने कर्मचारियों को तो वो सारी चीज़ें जोड़ के देते। तो नहीं आप उतनी बड़ी सैलरी दे सकते हैं। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। आपके ऊपर लोड नहीं आएगा कि आपको एक्स्ट्रा देना है। लेकिन हाँ, उसकी जो सैलरी है उसको कई हिस्सों में विभाजित करके देंगे, तो उसको उसका मन लगा रहेगा। और आप ये समझिए कि आपको खाने में खाली चावल परोस दिया जाए, तो कितने दिन खाएँ? या खाली रोटी परोस दी जाए तो कितने दिन खाएँ? खाने की थाली होती है, उसमें रोटी भी होनी चाहिए, चावल भी होना चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं, दाल भी होनी चाहिए, कुछ एक मीठा भी होना चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए, पापड़ भी होना चाहिए। एक भरी पूरी थाली अच्छी लगती है।
तो अपने वेतन को ऐसे विभिन्न मदों में आप बाँट के आप देंगे, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और उसकी संभवतः सारी ज़रूरतें पूरी भी हो जाएँ। अमाउंट मैंने यहाँ पे एक 5,000 पे गणना की है, आप 50,000 पे गणना कर लीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो। उसका बुरा नहीं है, आप जैसा आप देना चाहें। अच्छा, एक मैंने एक ऑप्शन यहाँ और दिया है अदर इनकम का। जैसे मैंने कहा है कि वीकली ऑफ इज़ चार्जेबल एज़ अ वर्किंग डे। जैसे संडे हमारा वीकली ऑफ होता है। अगर कोई आदमी संडे काम करने आता है, उसे संडे की पेमेंट मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बुराई है कि हम संडे को अपने कर्मचारी को बुला लेते हैं और उससे काम करा लेते हैं, लेकिन उसको हम कोई पेमेंट नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होना। अगर आपने कर्मचारी को बुलाया है, तो उसको आपको पेमेंट करना चाहिए और ये पेमेंट आपकी मंथली पेमेंट के अलावा हो। जो आप मंथली आप दे रहे हो, उसमें संडे क्या होता है, सवैतनिक अवकाश होता है। सवैतनिक अवकाश यानी कि वेतन के साथ दिया गया अवकाश होता है ये और आपको ये नियम मानना ही पड़ेगा, मानना चाहिए भी। तो अगर आप संडे को बुला के काम कराते हैं, तो संडे की आपको वेतन देना चाहिए। और हम देखिए यहाँ पे क्या है ना कि उनको हमने कमाने का एक अवसर दिया। ये महीने में 4 संडे होते हैं। अगर आप हम ये नहीं कहते हैं आप चारों संडे आइए, आ सकते हैं तो चारों संडे आइए, हमने कोई मना थोड़ी किया हुआ है कि चारों संडे अगर आप आते हैं तो आप 4 संडे का एक्स्ट्रा पेमेंट ले लीजिए। हमने कहाँ मना किया है 4 संडे का। तो ये आपके लिए एक जो हमारा कर्मचारी है उसे हमने एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का एक हमने अवसर दिया। अगर हम कहते हैं कि बात अगर हम करते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 4 संडे होते हैं। तो अगर हमने इसको गुणा किया तो ये 48 दिन का आया। यानी कि 48 दिन की वो एक्स्ट्रा सैलरी हमसे ली जाएगा। यानी अप्रॉक्सिमेट लगभग 1.5 महीने की सैलरी हमसे एक्स्ट्रा ली जा सकता है। इस 60,000 के अलावा वो ली जा सकता है। सपोज दैट अगर हम बात करें कि अगर हमने एक उदाहरण लिया कि अगर पर डे वो हमसे 150 रुपए भी ले रहा है, अगर मैं मान लेता हूँ, तो मान के चलिए कि 48 को अगर मैंने एक फ़ॉर्मूला लगाता हूँ, 48 इंटू देखिए मैंने यहाँ एक फ़ॉर्मूला लगाया, सॉरी मैं यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला डाल देता हूँ, 48 इंटू 150 तो लगभग 7,200 रुपए वो हमसे अतिरिक्त ले जा सकता है। अब ये 150 रुपए आया कहाँ से? भाई आप 12 महीने का आप 45,000 दे रहे हैं। देखिए हमने लगाया 45,000 अ, को हम भाग दे रहे हैं। कितने दिन से भाग दे रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं 365 से हमने भाग दे दिया। 365 से काहे भाग देंगे? मैं ये मान लेता हूँ कि अगर महीने में आपने 5,000 पेमेंट किया, देखिए महीने में अगर आप 5,000 दे रहे हैं, तो 30 दिन से अगर आप भाग करते हैं, तो पर डे का क्या आएगा? 5,000 भागे 30 लगभग वही 150 रुपए के आस-पास आ रहा है, तो वही 150 अमाउंट हमने यहाँ पे रख के गुणा कर दिया। आप अगर साल भर में सभी संडे अगर आते हैं, हालाँकि पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो अगर हम कहते हैं कि आप नहीं आ सकते, हर महीने 4 संडे हैं, 2 अपने लिए रख लीजिए, 2 संस्था को दे दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप 2 भी आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका ये 24 दिन हो गया। तो भी 3600 रुपए आप हमसे एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं साल भर। हमने ये ऑप्शन दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप 48 दिन का वेतन हमसे एक्स्ट्रा ले सकते हो या आप 24 दिन का वेतन हमसे एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये हमने आपके ऊपर दी।
क्या होता है ना देखिए आज के समय महँगाई बहुत है और हर आदमी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। तो मैंने देखा कुछ कर्मचारी मेरे यहाँ काम करते थे, तो वो मेरे यहाँ काम करने के बाद फिर ट्यूशन पढ़ाने भी जाते थे। इतनी मेहनत भाई 8 घंटा मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, 4 घंटा ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, तो भाई मेहनत तो पड़ रही है ना। तो उनको क्यों ना मैं ऐसा ही अवसर दे दूँ कि मेरे यहाँ ही काम करके उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। उनको कहीं और जाना ही ना पड़े। तो ये एक व्यवस्था मैंने उनके लिए दी है और 8 घंटे के बाद काम हो भी नहीं पाता। वो फिर टाइम पास होता है, काम हो भी नहीं पाता। तो अपने कर्मचारियों के हित के लिए मैंने ये व्यवस्था सोची है कि आप अगर हर संडे आ सकें, तो आप हमसे ₹7,000 ले जाएँ। अगर आप हर संडे ना आ सकें, खाली महीने में 2 संडे भी आते हैं, तो साल भर में आप ₹3600 हमसे आप ज़्यादा ले जा सकते हैं। अच्छा और क्या है? टोटल टोटल 24 सीएल अलाउ इन अ ईयर। साल भर में अगर आप 14 दिन नहीं आते हैं, तो भी आपका पैसा नहीं कटेगा, आपको इसका वेतन मिलेगा। हर महीने 1। नेक्स्ट लिखा है ओनली 1 सीएल इज़ अलाउड इन अ मंथ। केवल 1 ही सीएल जैसे तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, घर में कोई समस्या हो गई, तो 1 सीएल आप महीने भर में आप ले सकते हैं। आपको उसका वेतन आपका काटा नहीं जाएगा। ज़रा आप देखिए, अगर 14 दिन के हिसाब से हम ₹150 मान लेते हैं, 150 हम मान लेते हैं, तो कितना हमसे एक्स्ट्रा जाएगा? 40 इंटू 150 लगभग ₹2100 आप अगर आप सीएल आपको दी जाएगी। अगर आप सीएल लेते हैं, तीसरा क्लॉज़ देखिए रेस्ट ऑफ द सीएल शुड बी पे कैश। 14 सीएल के पैसे नहीं काटे जाएँगे और अगर आपने छुट्टियाँ नहीं ली तो ये 14 सीएल का पैसा आपको अलग दिया जाए। नहीं समझे आप बात? देखिए हर महीने 1 सीएल आपको मिलती है। अगर आप 1 सीएल लेते हैं, तो लेना आदमी कुछ ना कुछ नाम काम निकल ही आता है, उसे लेना ही पड़ता है। अगर वो सीएल लेता है तो उसके वेतन नहीं कटेंगे। लेकिन अगर वो समझदारी से काम करता है और सीएल अपनी बचा लेता है, तो हर ये सीएल है, ये सीएल उसकी इकट्ठा होगी और साल के एंड में उसको उसका पैसा कैश दे दिया। ये सीएल उसने नहीं खर्च की, ये मनी ये उसको अलग से पैसा उसको दिया सीएल। अगर आप सीएल खर्च कर देते हैं तो वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। और अगर आप नहीं खर्च करते हैं, सीएल बचा लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई 14 सीएल आप नहीं बचा, अगर 7 सीएल भी बचा लिए, तो भी तो ₹1000 आपको एक्स्ट्रा यहाँ बचा ही, सोच लीजिए। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ शादी-ब्याह पड़ता है या कोई काम हो गया या उसे बैंक जाना हो गया या कॉलेज जाना हो गया या कोई काम ही निकल आए, अगर वो हाल्फ डे की छुट्टी लेता है, तो खाली हाल्फ डे का ही पैसा कटेगा, शेष हाल्फ डे का उसको पैसा मिलेगा। कोई फंक्शन है, बच्चे की तबीयत खराब है, बैंक जाना है, अस्पताल जाना है, ये है, वो है, बहुत काम होता है। क्या होता है कि भई आदमी को 2 घंटे का काम होता है और हम पूरे दिन की उसे छुट्टी लगा देते हैं। तो भाई मत लगाइए ना। उसे अगर आधे दिन का काम है तो उसे आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए। शेष आधे दिन वो काम करता है तो उसे आधे दिन की सैलरी दे दीजिए। ऐसे आपको काम करना है। हाफ डे वर्कर विल गेट ए पे आउट हाफ। अब देखिए कुछ हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई भी कर रही हैं। वो 4 बजे तक कॉलेज में ही हैं। अब वो कहते हैं कि कॉलेज के बाद हम आके आपके यहाँ जॉइन कर सकते हैं। जॉइन कर सकते हैं अगर कोई आदमी हाफ डे दे रहा है, उसको हाफ डे के साथ आप उसको दे दीजिए। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं पे कोई कोर्स कर रहा है, 12 बजे खाली होगा, 2 बजे खाली क्या उसको हम अपने यहाँ संस्था में जगह दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हैं। हाँ, उसको जो पे आउट हम दे रहे थे, भई ये हम पे आउट दे रहे थे, इस इस पे आउट का हम हाफ कर देंगे। ये जो भी पे आउट है, जो भी पे आउट है, इसका हम आपको हाफ कर देंगे। भई ये जो 8 घंटे ड्यूटी करेगा, उसको मिलेगा, जो 4 घंटे ड्यूटी करेगा, उसको उसका आधा मिलेगा। सीधी-सी बात है। हॉलिडे हॉलिडे वर्किंग फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। अब इसमें क्या है कि भाई होली-दिवाली काम है, होली-दिवाली सबके घर में काम रहता है या कुछ
छुट्टियाँ हैं जो दी जाती हैं, अगर आप वो छुट्टियाँ नहीं लेते हैं, जैसे एक बात कहें कजरी तीज होती है महिलाओं के सेंस में बात की जाए या क्या कहते हैं कि करवा करवा चौथ होती है या कुछ ऐसे महिलाओं का भी त्योहार हो। हाँ, जो संस्था छुट्टी घोषित करेगी, उसके पैसे तो संस्था देगी ही। अगर उस छुट्टी में भी आके आप काम करते हैं, तो आपको उसका भी पे आउट मिलेगा। नहीं समझे? भाई रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन आप सुबह 10 बजे रक्षाबंधन आप बाँध के आप काम पे चले गए, तो आपको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिले, सीधी-सी बात। वही महाशिवरात्रि की छुट्टी आपको गई है, आप पूजा-पाठ करके 12 बजे आ जाते हैं, तो आपको हाफ डे की पेमेंट मिलेगी। दशहरा है, दीपावली है, दीपावली की छुट्टी दी गई है, लेकिन आप आके ऑफ़िस को सजाने का और गणेश लक्ष्मी की पूजा करने का और ऑफ़िस के मैनेजमेंट में आप आते हैं, उसको आपको ये कहने का मतलब कि अगर हॉलिडे के दिन भी अगर आपको काम करते हैं, जो हॉलिडे आपकी संस्था देती है, उस दौरान भी आप आते हैं, तो आपको उसका पे आउट दिया जाएगा। अच्छा कुछ लोग हैं, जो भाई नहीं आ सकते। जैसे कुछ हमारे बच्चे हैं या छात्र हैं, जो 4-5 बजे तक वो उनके कॉलेज ही चल रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हैं कि वो शाम के 5-6 बजे तक ही वो फँसे हुए हैं, वो नहीं आ सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारी छुट्टियाँ होती हैं, उस दौरान हम आपके यहाँ आके काम करना चाहते हैं, कुछ अपनी पॉकेट मनी निकालना चाहते हैं, उनके लिए भी दरवाज़ा खुला है। ऐसे लोग जो खाली छुट्टियों-छुट्टियों के दिन आके काम करना चाहें, तो आके काम करें। उनको पर डे ₹150 के हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब एक ओपन हमने अपनी संस्था को रखना चाहिए, अपने काम को रखना चाहिए कि आप जैसे भी आपको हमारे कर्मचारियों को, हमारे सहयोगियों को जैसे भी अच्छा लगे, वैसे वो हमारे साथ आके काम कर सकते हैं। ये व्यवस्था यहाँ दी गई है। फिर मैंने एक व्यवस्था यहाँ सोची है कि नेक्स्ट ईयर से मंथली पे आउट शुड बी 5000 फिक्स हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ यहाँ 5 4500 पे 12 महीना हमारा पूरा हो रहा है ना। अगले से हम ₹5000 फिर हम 500 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं और उसको हम फिक्स कर दें। ठीक है? मतलब उसको हम फिर वहाँ पे हम जो हर तिमाही पैसा बढ़ा रहे थे वो नहीं बढ़ाएँगे। फिर हम ईयरली हम पैसा बढ़ाएँगे। लेकिन हम क्या देंगे, क्या नहीं देंगे? हम ये खाली जो हर तीसरे महीने इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो नहीं देंगे, इंसेंटिव हम देंगे, अगले साल इंसेंटिव हम देंगे। ये कैश जो शेड्यूल है ये देंगे, ये नॉन कैश का जो शेड्यूल है ये देंगे, ये जो सारी एक्स्ट्रा इनकम की फैसिलिटी है ये देंगे। क्या नहीं देंगे? जो हर तीसरे महीने ये ₹500 आपके बढ़ रहे थे, इंक्रीमेंट ये लग रहे थे, ये नहीं देंगे। ठीक है? लिखा है अदर पेमेंट कैश एंड नॉन कैश विल प्रोवाइड सेपरेटली ये दिया जाएगा। ये व्यवस्था यहाँ पे संचालित है कि अगर ऐसा हम बनाएँ तो कैसा रहे? मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा अगर इस ढंग से हम करते हैं, तो बहुत अच्छा हमारा जो सहयोगी होगा उसको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। इसका मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। एक बार मैं फिर इसको रिवाइज़ कर दे रहा हूँ कि हम ट्रेनिंग अमाउंट पहले देंगे। इस दौरान हम किसी रॉ हैंड बच्चे को या ट्रेन्ड बच्चे को अपना काम सिखाएँगे और ये देखेंगे कि वो हमारे साथ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हम देंगे, 12 महीने तक के लिए ये डिसाइड है और उसको हम धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे उसका पे आउट बढ़ाते जाएँगे। फिर उसके बाद हम उसको जो भी उसका मंथली पे आउट है, उसको हम 5% इंसेंटिव देंगे, अगर वो टारगेट अचीव करता हुआ चलता है तो। ये आपका अधिकार नहीं है। ये आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन ये इंसेंटिव आपके आप जो हमारे सहयोगी हैं, उनका अधिकार नहीं है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तभी उनको ये हमको जो अदर पेमेंट है, जो उनका बोनस है, दिवाली बोनस, होली बोनस, ईयरली बोनस, ये यहाँ उनको हम देंगे। फिर उनके ड्रेस के लिए, हॉस्पी कैश के लिए और फिर उनको टूर के लिए और उनके टर्म इंश्योरेंस के लिए कुछ मद रखे हुए हैं, वो देंगे। फिर ये जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए है,
कि आप अगर वर्किंग डे आप वीकली ऑफ काम करोगे तो पैसा देंगे, 14 सीएल आपको देंगे साल में। अगर सीएल बचा लोगे तो भी उसके पैसे हम आपको देंगे। हाफ डे काम करने आओगे तो भी उसके हाफ डे के पैसे देंगे और हॉलिडे में काम करने आओगे तो हॉलिडे का भी पैसा देंगे। कुछ लोग हैं जो खाली हॉलिडे आके काम कर सकते हैं तो हम उसका भी पैसा हम देंगे। ये और क्या बोलते हैं, अगले साल से जो लोग हमारे यहाँ कंटिन्यू रहना चाहते हैं उनको ₹5000 फिक्स कर देंगे और उनको नॉ कैश और नॉन कैश तो देंगे, इंसेंटिव भी देंगे। क्या नहीं देंगे? तो ये हर तीसरे महीने इंक्रीमेंट हम बढ़ा रहे थे, यही नहीं, बाकी हम सब चीज़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ स्पष्ट कर दी हैं, आप देख लीजिए। काफ़ी आपको अच्छा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है कि ये वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।